हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल में। आज हम गृह विज्ञान कक्षा 7वीं का पार्ट 3 वस्त्रों की स्वच्छता पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट 3 वस्त्रों की स्वच्छता। वस्त्रों को स्वच्छ रखने की आवश्यकता। वस्त्रों को स्वच्छ रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि उनको पहनना। स्वच्छ वस्त्र हमारे शरीर के सौंदर्य की वृद्धि में प्रथम स्थान रखते हैं। वस्त्रों को स्वच्छ रखने के लिए यह आवश्यक है कि वे ऐसे पानी में धुलें कि किसी भी प्रकार की कोई बीमारी या कीटाणु उसमें ना हो। ना केवल पहनने के वस्त्र बल्कि ओढ़ने के, बिछाने के, सभी प्रकार के जो वस्त्र होते हैं वो स्वच्छ होने चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से वस्त्रों को स्वच्छ रखना अति आवश्यक है। हमारी त्वचा पर छोटे छोटे रोमकूपे होते हैं जिनके द्वारा शरीर का मैल पसीने के रूप में बाहर निकलता रहता है। यदि हम स्वच्छ वस्त्र नहीं पहनते तो इन रोमकूपों के बंद होने की संभावना हो सकती है। इसके फलस्वरूप त्वचा अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाती, जैसे शरीर की गर्मी पसीने के रूप में बाहर नहीं निकल पाती और शरीर का तापमान बढ़ता जाता है। त्वचा पर धूल, चिकनाई और पसीने से एक परत बन जाती है जिस पर रोगाणु उत्पन्न होते हैं और शरीर कई प्रकार के चर्म रोग जैसे कि फोड़े, फुंसी आदि हो जाते हैं। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि शरीर को रोगों से बचाने के लिए हम स्वच्छ वस्त्र ही पहनें। अगर हम अस्वच्छ वस्त्र पहनते हैं तो लोग हमें कैसी दृष्टि से देखते हैं? घृणा की दृष्टि से देखते हैं। वस्त्र मैले रखने से कमज़ोर हो जाते हैं और जल्दी फट भी जाते हैं। अतः अगर हम संक्षेप में इस बात को कहें, स्वास्थ्य की दृष्टि से एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वस्त्रों को अधिक टिकाऊ बनाएं और उन्हें स्वच्छ रखना चाहिए। अब आगे हम वस्त्र धोने के आवश्यक उपकरण व सामग्री के बारे में पढ़ेंगे। धुलाई के लिए आवश्यक सामान निम्नलिखित मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, मैले वस्त्रों को रखने के लिए एक अलमारी या कोई टोकरी अथवा किसी बड़े थैले का होना अति आवश्यक है। इसके ना होने पर वस्त्र इधर उधर बिखरे रहने का भय रहता है तथा उसे धोने से पूर्व इकट्ठा करने में काफ़ी समय नष्ट होता है। इसके बाद आता है वस्त्रों को भिगोने एवं धुलाई के लिए 2 या 3 चिलमची, एक बाल्टी, साबुन उबालने के लिए एक डोल या कनस्तर, उबलते वस्त्रों को हिलाने के लिए एक डंडा, चिमटा, एक अंगीठी, 2 या 3 टब, रगड़ने का तख्ता, कपड़ों को रगड़ने का ब्रश, साबुदानी, दाग छुड़ाने की दवाई आदि, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद अगला आता है वस्त्रों को नील एवं मांड लगाने के लिए। मांड बनाने के लिए एक पतीला या केतली, पानी गर्म करने के लिए एक कड़छी, 2 झाड़न, गोंद का घोल तथा सिरका, नील, एक चम्मच, 2 या 3 चिलमची, एक मलमल का कपड़ा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वस्त्रों को सुखाने के लिए रस्सी या तार की ज़रूरत पड़ती है, चिमटियों की ज़रूरत पड़ती है, हैंगर की ज़रूरत पड़ती है, कपड़ा सुखाने के रैक की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद इस्त्री करने के लिए हमें एक मेज की, यदि इस्त्री करने की मेज ना हो तो कोई भी मेज चलेगी जिस पर एक कंबल व चादर बिछी हो। वस्त्र धोने की सामग्री, साबुन, देसी साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट टिकिया, कपड़े धोने का पाउडर, रीठे का घोल आदि की जरूरत पड़ती है। गोंद के घोल, सिरका, मैदा या स्टार्च, नील, धब्बे उतारने के लिए दवाई, पानी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इसके बाद नील, मांड व गोंद का घोल बनाना व इनका उपयोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नील। सफ़ेदी सूदी वस्त्रों को धोने के बाद उनमें थोड़ा सा पीलापन आ जाता है। इस पीलेपन को दूर करने के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। अतः नील लगाने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला, कपड़ों को नील लगाने से उसमें सफ़ेदी आ जाती है। साबुन से कपड़ों में जो पीलापन आ जाता है ना, वह नील के प्रयोग से दूर हो जाता है। दूसरा, वस्त्र में फिर से नवीनता आ जाती है, फिर से वो नए जैसे लगने लगते हैं। अब हम देखेंगे नील लगाने की विधि क्या है। तो पहले एक किसी खुले बर्तन में इतना पानी लें कि जिसमें कपड़ा अच्छी तरह भीग सके। यदि पानी कम होगा तो कपड़ों में क्या होगा? धब्बे पड़ सकते हैं। फिर मलमल या पतले कपड़े में थोड़ा सा नील डालकर एक पोटली बना लें। इस पोटली को पानी में तब तक डुबो कर रखें जब तक पानी हल्का नीले रंग का ना हो जाए। इसके उपरांत उस पानी को हाथ से अच्छी तरह हिलाएं जिससे वह नील सारे पानी में भली प्रकार मिल जाए। नील अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? वस्त्र नीला हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखें कि नील बर्तन के किनारों पर या हाथ पर ना लगा रहे, नहीं तो कपड़ों पे धब्बे पड़ सकते हैं। धुले हुए वस्त्र को अच्छी तरह से खोलकर नील के घोल में डुबो दें। नील लग जाने के बाद वस्त्र को भली प्रकार निचोड़कर धूप में सुखाना चाहिए।
यदि वस्त्र में नील आवश्यकता से अधिक हो जाए तो एक अलग बर्तन में पानी लेकर उसमें कुछ बूंदें सिरके की डालकर हाथ से अच्छी तरह हिलाएं तथा वस्त्र को उसमें डुबो दें। इससे क्या होता है, नील की मात्रा कम हो जाती है। इसके पश्चात वस्त्र को अच्छी तरह से निचोड़कर धूप में सुखा देना चाहिए। अगला है मांड अथवा कलफ। कलफ सूती, सफ़ेद अथवा रंगीन वस्त्रों को लगाई जाती है। इसके लगाने के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला तो ये है कि मांड लगाने से कपड़ों में चमक एवं नवीनता आ जाती है, कपड़े साफ और सुंदर दिखाई देने लगते हैं। मांड लगाने से कपड़ों में कड़ापन आ जाता है और कपड़ों का आकार ठीक रहता है, जैसे कफ हो गई, कॉलर हो गई आदि। चौथा है, क्लफ लगाने से कपड़ा जल्दी मैला नहीं होता क्योंकि यह वस्त्रों में धूल व गंदगी नहीं लगने देते हैं। पांचवा है, मांड वाले कपड़ों को धोने से आसानी होती है क्योंकि मैल कपड़ों को लगाने के अतिरिक्त मांड के साथ चिपकती रहती है और जब कपड़े को धोया जाता है तो मांड पानी में घुलनशील होने के कारण वस्त्र से जल्दी उतर जाती है। इसी में अब हम देखेंगे मांड बनाने की विधि। मांड बनाने के लिए साधारणतः चावल, मैदा, अरारोट, साबूदाना या बाजार में तैयार हुई स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। अरारोट की मांड तैयार करने में सामग्री जो चाहिए होती है वो है अरारोट चाहिए होगा, ठंडा पानी चाहिए होगा और उबलता हुआ पानी। इसी के अंतर्गत अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम अरारोट को ठंडे पानी में इतनी अच्छी प्रकार से घोलें कि उसमें फुटकियाँ ना पड़ें, यानी कि गांठें नहीं पड़नी चाहिए। तत्पश्चात उसमें उबलता हुआ पानी डालें और अच्छी तरह से हिलाएं जिससे उसमें गुठली ना बनने पाए। अच्छी तरह से तैयार की गई जो मांड होती है उसका रंग हमेशा आपको सलेटी होता दिखता है। अब इसमें कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जैसे कि मांड बनाने के लिए उबलता हुआ पानी ही प्रयोग लाना चाहिए, ना कि उबला हुआ, क्योंकि उबलते हुए पानी में स्टार्च के जो दाने होते हैं वो अच्छी तरह से घुल जाते हैं, फटते नहीं हैं, जिससे मांड अच्छी तैयार होती है। यह बात भी अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि जितना अधिक मोटा कपड़ा होगा उतना ही कम मांड की आवश्यकता होती है। अगर कपड़े की मोटाई ज़्यादा है, अगर हमारा कपड़ा जिसमें हमें मांड देनी है वो हैवी क्वालिटी का है तो उसमें कम मांड लगेगी, और हल्की क्वालिटी का है, पतला कपड़ा है तो उसमें ज़्यादा मांड लगेगी। मांड वाले कपड़ों को यदि धूप में रंग खराब होने का भय ना हो तो धूप में ही सुखाना चाहिए। अब आता है गोंद। गोंद रेशमी, मलमल, वायल व बच्चों के वस्त्रों में अथवा रेयॉन में हल्का सा कड़कपन लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस घोल निम्न प्रकार से बनाया जाता है। पहले से इसके लिए सामग्री जो चाहिए होगी वो है गोंद, पानी। गोंद को पीसकर किसी पतीले में डाल दें और उसमें पानी मिला दें, फिर इसे आग पर रखकर तब तक चलाते रहें जब तक सारी गोंद पानी में अच्छी प्रकार से ना घुल जाए। किसी मलमल के कपड़े में से छानकर साफ बोतल में रख दें और आवश्यकता अनुसार अपने प्रयोग करते रहें। अब हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को धोने के साधारण नियम क्या हैं। हम वस्त्रों से मैल दूर करने के लिए उन्हें क्या करते हैं, धोते हैं, किंतु वस्त्र को धोते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हें खराब होने से बचा पाएँ। इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वस्त्रों को ऐसी विधि से धोएं कि वे फटे नहीं व उनका रंग खराब ना हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम यह देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को धोने के कौन कौन से साधारण नियम हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पानी में भिगोना। जो सूती जो वस्त्र होते हैं ना, धोने से पूर्व सफ़ेद व रंगीन कपड़ों को अलग अलग कुछ समय के लिए भिगो कर रख दिया जाता है जिससे उनका मैल फूल जाए। रेशमी वस्त्रों में क्या करते हैं कि रेशमी वस्त्रों को भिगोने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इनको धोने से पूर्व भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊनी वस्त्रों को भी भिगोने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम इसे भिगोएंगे ना तो एक बात ध्यान रखना कि जो ऊनी वस्त्र हैं वो सिकुड़ जाते हैं। संश्लिष्ट तंतु से बने वस्त्रों को भी भिगोने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इनमें मैल जो होता है ना वो ऊपर की सतह पे ही रह जाता है। अगला आता है साबुन का प्रयोग। सूती वस्त्र में किसी भी प्रकार के साबुन में प्रयोग लाया जा सकता है, लेकिन जो रेशमी वस्त्र होते हैं उसमें अच्छे साबुन का प्रयोग करना चाहिए जिसमें जो सोडे की मात्रा है वो कम हो। ऐसे ही ऊनी वस्त्रों में भी अच्छे साबुन का प्रयोग करना चाहिए जिसमें सोडे की मात्रा कम हो। लेकिन आखिर में जो संश्लिष्ट तंतु से बने जो वस्त्र होते हैं ना, उसमें किसी भी साबुन का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें सोडे का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद आता है पानी का ताप। सूती वस्त्रों पे तेज़ तापमान का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए बहुत मैले वस्त्रों को उबाला भी जा सकता है। रंगीन सूती वस्त्रों को उबालने से उनका रंग खराब होने का भय रहता है, इसलिए रंगीन वस्त्रों को नहीं उबालना चाहिए। रेशमी वस्त्र का जो पानी होता है ना वो गुनगुना या ठंडा होना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए गुनगुने पानी का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। संश्लिष्ट तंतु से बने वस्त्रों को पानी जो होना चाहिए ना वो ठंडा या गुनगुना होना चाहिए, परंतु गर्म पानी का प्रयोग इन वस्त्रों को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है खाका तैयार करना।
सूती वस्त्रों के लिए खाका तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। रेशमी वस्त्रों के लिए भी खाका तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ऊनी जो वस्त्र होते हैं उसको धोने से पूर्व खाका तैयार कर लेना चाहिए, जिससे उनका जो आकार है वो बना रहे। उसके बाद आखिरी जो हमारा आता है संश्लिष्ट तंतु से बने वस्त्र, उनके लिए खाका तैयार करने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। इसके बाद आती है धोने की विधि। सूती कपड़ों को हम नॉर्मली रगड़ कर धो सकते हैं, लेकिन जो रेशमी जो वस्त्र होते हैं ना, उन्हें हल्के दबाव द्वारा धोना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो वो ख़राब होने का भय रहता है। ऊनी वस्त्रों को भी हल्के दबाव द्वारा ही धोना चाहिए, उनको भी रगड़ना नहीं चाहिए। ऐसे ही संश्लिष्ट जो तंतु होते हैं, उनसे बने हुए जो वस्त्र होते हैं, उनको भी हल्के दबाव द्वारा ही धोना चाहिए। इसके बाद आता है नील लगाना। सफ़ेद सूती वस्त्रों को नील लगाया जाता है, लेकिन जो रेशमी वस्त्र होते हैं उनमें कोई आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार ऊनी वस्त्रों में भी कोई आवश्यकता नहीं होती, और संश्लिष्ट तंतु से बने हुए वस्त्रों में भी नील लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्लफ लगाना। सूती वस्त्र जो सफ़ेद या रंगीन होते हैं उसमें क्लफ लगाई जाती है। रेशमी वस्त्रों में घोल लगाया जाता है कड़कपन लाने के लिए। ऊनी वस्त्रों में कुछ नहीं लगाया जाता, और संश्लिष्ट वस्तुओं में भी कुछ नहीं लगाया जाता। इसके बाद आता है चमक लगाना। सूती वस्त्रों को धोते समय कुछ भी प्रयोग नहीं किया जाता है चमक लाने के लिए, लेकिन जो रेशमी वस्त्र होते हैं उसमें धोते समय सिरके या नींबू के रस का प्रयोग लाया जाता है चमक लाने के लिए। ऊनी वस्त्रों में भी सिरके और नींबू का प्रयोग लाया जाता है चमक लाने के लिए, लेकिन जो संश्लिष्ट तंतु से बने वस्तु होते हैं उसमें किसी चीज़ की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद आता है निचोड़ना। सूती वस्त्र जो होते हैं मजबूत होने के कारण जोर से निचोड़ने में कोई हानि नहीं पहुँचती है उनमें, लेकिन जो हमारे रेशमी वस्त्र होते हैं उन्हें हल्के दाब से निचोड़ना चाहिए। इसी प्रकार जो हमारे ऊनी वस्त्र होते हैं उन्हें सूखे तौलिए में रखकर पहले लपेट कर और हल्के दाब द्वारा दबाना चाहिए, उसको निचोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं और उसके जो तंतु होते हैं वो टूटने का भय रहता है। इसी प्रकार जो संश्लिष्ट तंतु होते हैं उनसे बने जो वस्त्र होते हैं उसको हल्के दाब से निचोड़ना चाहिए, ज़्यादा कैड़ा नहीं निचोड़ना चाहिए, नहीं तो वो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। सुखाना। जो सफ़ेद सूती वस्त्र होते हैं उनको धूप में सुखाना चाहिए, क्योंकि इससे कपड़ों में क्या आती है, सफ़ेदी आती है। रंगीन कपड़ों को हमेशा छाया में उल्टा करके सुखाना चाहिए। रेशमी कपड़ों को उल्टा करके छाया में ही हमेशा सुखाना चाहिए। इसी प्रकार ऊनी वस्त्रों को छाया में उल्टा करके समतल स्थानों पर सुखाना चाहिए, यानी कि फ्लैट स्थानों पर सुखाना चाहिए। संश्लिष्ट तंतु से बने जो कपड़े होते हैं उनको भी हमेशा छाया में ही सुखाना चाहिए, धूप में नहीं सुखाना चाहिए। आखिरी है इसमें इस्त्री करना, यानी कि प्रेस करना। जो सूती जो वस्त्र होते हैं उसमें हमेशा पानी छिड़क कर गर्म इस्त्री करनी चाहिए, तेज़ गर्म। जो रेशमी वस्त्र होते हैं उनमें थोड़ी नमी रह जाए उसके बाद उसमें इस्त्री करनी चाहिए। जब वो पूरी तरह सूखे इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उसमें जब थोड़ी सी नमी बाकी हो तब हल्की गर्म इस्त्री करनी चाहिए उस पर। ऊनी वस्त्रों में नॉर्मली कोई इस्त्री की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार संश्लिष्ट जो तंतु होते हैं वो बहुत कम गर्म इस्त्री से इस्त्री करने चाहिए। इस पार्ट में आखिरी हम धुलाई एवं परिसज्जा के बारे में जानेंगे। जैसे कि पहले हम देखेंगे स्कूल की यूनिफॉर्म धोना। बच्चों, तुम्हारे स्कूल की यूनिफॉर्म में कमीज या फ्रॉक रंगीन तथा सलवार या ब्लाउज सफ़ेद सूती कपड़े का बना होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें यदि वस्त्र कहीं से फटा हो तो उसे सिल लें, जिससे वह धोते समय अधिक ना फट जाए। उसके बाद धोने का सारा सामान एकत्रित कर लें। यदि यूनिफॉर्म अधिक मैली हो तो कुछ समय के लिए गर्म पानी में भिगोने के बाद बारी बारी साबुन के घोल में घोलें। जहाँ से वस्त्र अधिक मैले हों वहाँ साबुन लगाकर ब्रश रगड़कर साफ करना चाहिए। उसके बाद उसमें से साफ पानी तब तक निकालें जब तक सारा साबुन ना निकल जाए। एक एक कर वस्त्रों पर मांड लगाकर सफ़ेद वस्त्रों पर भी नील लगाएं। इन्हें धूप में उल्टा करके ही सुखाना चाहिए। आखिर में सूखने के बाद पानी छिड़ककर गर्म इस्त्री करनी चाहिए। दूसरा आता है रेशमी स्कार्फ का धोना। पहले क्या करेंगे, सारा सामान एकत्रित कर लेंगे। फिर एक चिलमची में पानी लेकर उसमें तरल या पाउडर डिटर्जेंट डालकर अच्छी तरह से झाग बनाकर स्कार्फ को उस घोल में डुबो के हल्के हाथ से मलेंगे। यदि कोई स्थान अधिक मैला हो तो उसे थोड़ा सा डिटर्जेंट डालकर मलें। स्कार्फ को साफ पानी में तब तक धोएं जब तक कि उसमें से सारा साबुन ना निकल जाए। इसके उपरांत आखिर में थोड़े पानी में गोंद का घोल और सिरका मिलाकर उसमें रेशमी स्कार्फ को डालें। स्कार्फ को हल्के हाथ से निचोड़कर छाया में उल्टा सुखाकर थोड़ी सी नमी रहने पर उसमें इस्त्री करनी चाहिए।
इसके बाद आखिरी आपका जो आता है इसमें वो है संश्लिष्ट तंतु से बने वस्त्रों को किस प्रकार से धोना चाहिए। इन वस्त्रों को धोना सरल है क्योंकि इनमें मैल जो होता है वो ऊपरी सतह पर ही रहता है। इनको धोने के लिए साबुन या डिटर्जेंट का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले सारा सामान एकत्रित करने के पश्चात चिलमची में पानी लेकर साबुन या डिटर्जेंट का घोल तैयार करके वस्त्रों को उसमें डाल दें और हाथों के हल्के दबाव द्वारा अच्छी तरह से साफ करके पानी में तब तक धोना चाहिए जब तक कि उसका सारा साबुन ना निकल जाए और उसके बाद उसे सुखा देना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको यह पार्ट पसंद आया हो तो मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।